आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो जो सिर्फ एक सुपर हीरो के बनने की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये पहचान की कहानी है। हाँ, पहचान, हेर फेर और फिर अपनी सच्चाई को वापस पाने की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो कैप्टन मार्वल फिल्म की पटकथा है, उसके कुछ मुख्य दृश्यों का विश्लेषण है और कैरेक्टर के पूरे विकास की एक रूपरेखा भी है। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाती है ना, कि हमारी पहचान कितनी उन कहानियों से बनती है जो हमें सुनाई जाती हैं। और क्या होता है जब हमें पता चलता है कि वो कहानी वो तो एक झूठ थी। एग्जैक्टली। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि कैसे एक शक्तिशाली योद्धा को एक हथियार के रूप में गढ़ा जाता है, उसकी यादों को मिटा दिया जाता है। और फिर कैसे वो उन झूठ की परतों को तोड़कर अपनी असली पहचान तक पहुंचती है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलना शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है क्री साम्राज्य की राजधानी हाला पर और हमें मिलवाया जाता है वर्ष से। एक ऐसी योद्धा जिसके पास कमाल की शक्तियां हैं। बहुत जबरदस्त शक्तियां हैं, लेकिन उसे बार बार कुछ अजीब सपने आते हैं। हाँ, एक विमान दुर्घटना, कोई अनजान महिला। हाँ, और ये यादें उसे परेशान करती हैं, पर उसे पता नहीं कि ये आ कहां से रही हैं। और यहीं पर कहानी का पहला कंट्रोल मैकेनिज्म सामने आता है। उसका मेंटर योन रोग। अच्छा। वो उसे सिखाता है कि भावनाएं तो कमजोरी हैं। वो बार बार कहता है, तुम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दे रही हो। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है फिर तो। नहीं, ये ब्रेन वॉशिंग है। क्री फिलॉसफी ही अपने आप में कंट्रोल का एक तरीका है। वो उसे यकीन दिला रहे हैं कि उसकी जो इंसानी प्रवृत्ति है, उसकी भावनाएं, वो एक खामी है जिसे दबाना जरूरी है। हाँ, उसे एक परफेक्ट, सवाल न करने वाला हथियार बनाया जा रहा है। और ये ब्रेन वॉशिंग सिर्फ मेंटरों के लेवल पर नहीं है, ये तो उनके सिस्टम के टॉप तक जाती है। बिल्कुल, सीधे सुप्रीम इंटेलिजेंस तक, जो क्री की एआई लीडर है। और वो वर्स के सामने उसी महिला के रूप में आती है जिसे वर्स अपने सपनों में देखती है। सोचिए कितनी चालाक मनोवैज्ञानिक चाल है ये। वो उसके अचेतन मन की सबसे भरोसेमंद छवि का इस्तेमाल कर रही है उसे कंट्रोल करने के लिए। वो उसे लगातार याद दिलाती है, तुम्हें जो कुछ भी मिला है वो हमारी वजह से है। हाँ, ये एक दिमागी खेल है। अगर हम नहीं तो तुम कुछ भी नहीं। और जब किसी के मन में ये बात बिठा दी जाए तो वो सवाल करना बंद कर देता है। बिल्कुल। और इस अंदरूनी कंट्रोल को बनाए रखने के लिए एक बाहरी दुश्मन तो चाहिए ही, हमेशा। यहाँ वो दुश्मन है स्क्रल्स, जिन्हें आकार बदलने वाले खतरनाक आतंकवादियों के रूप में दिखाया जाता है। हाँ, जिनका एक ही मकसद है विनाश। ये एक क्लासिक प्रोपेगेंडा तकनीक है ना। हाँ, जब आपके पास एक स्पष्ट बाहरी दुश्मन होता है तो आपके लोग अंदरूनी सिस्टम पर सवाल नहीं उठाते। वर्स की पूरी पहचान ही इसी एक झूठ पर बनी है। मैं एक क्री योद्धा हूँ जो खतरनाक स्क्रल से लड़ती है। तो अब तक क्री ने वर्ड्स के दिमाग पर पूरा कंट्रोल रखा है। हाँ। लेकिन अब कुछ ऐसा होता है जो इस कंट्रोल की दीवारों में पहली दरार डालता है। हाँ, एक मिशन के दौरान वर्स को स्क्रल्स पकड़ लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अहम मोड़ आता है। बिल्कुल, स्क्रल्स उसे टॉर्चर नहीं करते। नहीं, वे एक मेमोरी प्रोब का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे उसके दिमाग के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर वेंडी लॉसन और एक लाइट स्पीड इंजन के बारे में जानकारी। सही कहा। और ये पहली बार हमें संकेत देता है कि शायद वे क्रूर आतंकवादी नहीं हैं। उनकी दिलचस्पी सजा देने में नहीं है, जानकारी हासिल करने में। हाँ। और इसी दौरान वर्स को अपनी भूली हुई जिंदगी की झलकियां दिखती हैं। पृथ्वी, फाइटर जेट्स, मारिया रैम्बो का चेहरा। हाँ, वो वहां से बचकर निकलती है और सीधा 1995 के एक ब्लॉकबस्टर वीडियो स्टोर में क्रैश करती है। मुझे लगता है ये सीन फिल्म का सबसे मजेदार मोमेंट है। ये मजेदार तो है, पर इसका एक गहरा मतलब भी है। उसे एक ऐसी दुनिया में वापस लाया गया है जो जानी पहचानी लगती है, पर पूरी तरह से अजनबी है। हाँ, वो 90 के दशक का माहौल, वो संगीत, ये सब उसे उसकी इंसानी दुनिया से फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। यहीं उसकी मुलाकात होती है एक युवा निक फ्यूरी से। शुरू में तो फ्यूरी को भी यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो वो कौन सा पल था जब फ्यूरी को एहसास हुआ कि ये मजाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खतरा है? वो पल था जब उसने अपनी आंखों से एक स्क्रल को इंसानी रूप में बदलते देखा। और फिर एक स्क्रल का शव देखा। हाँ, एक एजेंट के तौर पे वो सबूत पर यकीन करता है और वो सबूत उसकी पूरी दुनिया को हिला देता है। यहीं से वर्स और फ्यूरी का गठबंधन शुरू होता है, जो शक पर नहीं बल्कि एक साझा हकीकत पर बना है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तो इस पॉइंट पर वर्स को लगता है कि स्क्रोल लीडर टालोस उसे किसी जाल में फंसा रहा है। वो पूरी तरह से क्री की कहानी पर यकीन करती है।
हाँ, उसे लगता है कि वही हीरो है। तो वो कौन सा पल है जब उसे एहसास होता है कि 6 साल से वो एक झूठ जी रही थी? वो पल है जब टैलोस उसे लड़ने के लिए उकसाने के बजाय उसे एक ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग सुनने का मौका देता है। अच्छा। और वो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग नहीं है, वो उसकी अपनी आवाज है, उसकी असली मेंटोर डॉक्टर लॉसन की आवाज। ओह। यहीं पर कहानी का दिल सामने आता है। दुश्मन असल में पीड़ित है, स्क्रॉल्स हमलावर नहीं। बल्कि शरणार्थी है। हाँ, शरणार्थी हैं जिनका घर क्री साम्राज्य ने तबाह कर दिया है और अब वे उनके बचे हुए लोगों का शिकार कर रहे हैं। तो मतलब जिस दुश्मन को खत्म करने के लिए उसे ट्रेन किया गया, वो असल में मदद मांग रहे थे। ये तो उसकी पूरी दुनिया को पलट देने जैसा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिशन के बारे में झूठ नहीं था, ये उसकी पूरी पहचान के बारे में झूठ था। उसे पता चलता है कि वो गलत तरफ से लड़ रही थी, कि क्री साम्राज्य हीरो नहीं, बल्कि एक नरसंहार करने वाला साम्राज्य था। ये वो पल है जहां वर्स का किरदार टूटना शुरू होता है और कैरल डैनवर्स की उभरने की जगह बनती है। और ये तब होता है जब वो अपनी पुरानी दोस्त मारिया रैम्बो से मिलती है। हाँ, तस्वीरों और यादों के जरिए उसे अपनी असली पहचान मिलती है कि वो कैरल डैनवर्स है, एक अमेरिकी वायुसेना की पायलट। यहाँ सबसे मार्मिक हिस्सा वो फ्लैशबैक्स है ना। हाँ, बिल्कुल। हम देखते हैं कि कैरल को उसकी पूरी जिंदगी में बार बार कहा गया कि वो काफी अच्छी नहीं है, गो कार्ट रेस में गिरने से लेकर मिलिट्री ट्रेनिंग तक। उसे हमेशा कमजोर महसूस कराया गया, लेकिन हर बार वो वापस खड़ी हुई। यही उसका असली चरित्र है। हाँ, उसकी असली सुपर पावर लचीलापन। हाँ। ये वो चीज है जिसे क्री कभी नहीं मिटा सके। उन्होंने उसकी यादें छीन ली, लेकिन वे उसकी आत्मा को, उसके लड़ने के जज्बे को नहीं छीन सके। तो क्या ये कहना सही होगा कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी एक ही धमाके से पैदा हुई? वाह, ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। मेरा मतलब उस घटना से है जहां उसे अपनी शक्तियां मिली। हाँ, हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर वेंडी लॉसन, जो असल में एक क्री वैज्ञानिक मार्वेल थी और स्क्रल्स की मदद कर रही थी, उसके साथ एक लाइट स्पीड इंजन का परीक्षण कर रही थी। बिल्कुल। जब योन रॉग ने हमला किया तो कैरल ने इंजन को नष्ट कर दिया ताकि वो क्री के हाथ न लगे। और उस टेसरेक्ट संचालित इंजन के विस्फोट ने उसे यादों से वंचित कर दिया, जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। लेकिन उसी विस्फोट ने उसे असीम कॉस्मिक शक्तियां दी, जो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और यहीं पर क्री का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है ना। हाँ, उन्होंने उसे शक्तियां दी नहीं थीं। उन्होंने उसकी शक्तियों को नियंत्रित किया था, उसकी गर्दन पर एक इनहिबिटर डिवाइस लगाकर। मतलब वो उसे ये विश्वास दिलाते रहे कि उन्होंने उसे ये तोहफा दिया है, जबकि असल में वे उसकी असली ताकत को दबा रहे थे। तो जब योरक उसे फिर से पकड़ता है तो सुप्रीम इंटेलिजेंस उसे फिर से वही कहानी सुनाती है, तुम हमारे बिना कुछ भी नहीं हो। उसे बार बार गिराया जाता है, उसे कमजोर दिखाया जाता है ताकि वो फिर से उनके कंट्रोल में आ जाए। और फिर वो पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। हाँ, वो कहती है, तुम सही हो, मैं सिर्फ एक इंसान हूं। और फिर वो उस इनहिबिटर को अपनी गर्दन से निकाल फेंकती है। वो पल शानदार है क्योंकि वो अपनी इंसानियत को, जिसे क्री एक कमजोरी बताते थे, अपनी ताकत के रूप में स्वीकार कर रही है। हाँ, वो समझ जाती है कि उसकी भावनाएं, उसका लचीलापन, उसकी गलतियां, ये सब उसकी ताकत है। और जैसे ही वो इनहिबिटर हटता है, उसकी असली शक्ति सामने आती है। उसे एहसास होता है कि उसे अपनी ताकत के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। वो हमेशा से शक्तिशाली थी। अंत में योनरोक के साथ उसकी लड़ाई बहुत कुछ कहती है। वो उसे बिना शक्तियों के लड़ने की चुनौती देता है। हाँ, ताकि वो खुद को साबित कर सके। वो उसे वापस उसी पुराने दिमागी खेल में खींचने की कोशिश कर रहा कि है। तुम मेरी शर्तों पर लड़ो। हाँ, ताकि वो उसे फिर से कंट्रोल कर सके। लेकिन कैरल अब वो वर्ज नहीं रही। वो उसके जाल में नहीं फंसती। बिल्कुल नहीं। वो कहती है, मुझे तुम्हें कुछ भी साबित नहीं करना और है। उसे एक ही फोटोन ब्लास्ट से हरा देती है। ये उसके कंट्रोलर से मिली मान्यता को पूरी तरह से रिजेक्ट करना है। वो आजाद है। फिल्म के अंत में कैरल एक नया मिशन चुनती है। स्क्रोल्स को एक नया घर खोजने में मदद करना। वो अब किसी साम्राज्य का हथियार नहीं है, बल्कि कमजोरों की रक्षक है। उसने अपनी कहानी को अपने हाथों में ले लिया है। और यहाँ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक बड़ा क्षण आता है ना, बहुत बड़ा। कैरल की बहादुरी से प्रेरित होकर निक फ्यूरी पृथ्वी की रक्षा के लिए एक नई पहल की योजना बनाता है। वो कैरल के विमान की एक तस्वीर देखता है जिस पर उसका कॉल साइन एवेंजर। हाँ, एवेंजर लिखा है।
और वो अपने फाइल का नाम प्रोटेक्टर इनिशिएटिव से बदलकर द इवेंजर्स इनिशिएटिव कर देता है। इस तरह कैरल अनजाने में उस टीम की प्रेरणा बन जाती है जो एक दिन ब्रह्मांड को बचाएगी। और क्रेडिट्स के बाद के सीन्स तो और भी मजेदार हैं। अरे हाँ। एक में वो एंड गेम से ठीक पहले एवेंजर्स के सामने प्रकट होती है, और दूसरे में हमें आखिरकार पता चलता है कि निक फ्यूरी की आंख का क्या हुआ था। किसी खतरनाक एलियन ने नहीं, बल्कि गूज नाम की एक बिल्ली जो असल में एक फ्लरकेन है। ये एक हल्का फुल्का मजाकिया अंत है एक बहुत ही गंभीर कहानी का। तो अंत में ये कहानी सिर्फ अंतरिक्ष की लड़ाइयों या ऊर्जा विस्फोटों के बारे में नहीं है। नहीं, ये वर्स नामक एक हथियार से कैरल डैनवर्स नामक एक नायक बनने की यात्रा है। एक ऐसी महिला जिसने अपनी कहानी खुद लिखी, उन लोगों के झूठ को खारिज कर दिया जिन्होंने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। बिल्कुल। ये स्रोत हमें एक गहरा विचार सोचने पर मजबूर करते हैं। कैरल की असली ताकत उसकी कॉस्मिक ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसका लचीलापन और उसकी मानवता थी। वही गुण जिन्हें क्रे मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो हम सब पर लागू होता है। हमारी अपनी पहचान का कितना हिस्सा बाहरी कहानियों द्वारा गढ़ा गया है? और क्या होता है जब हम उन कहानियों पर सवाल उठाना शुरू करते हैं?